नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड केयर सेंटर में शराब पार्टी करने का मामले में 4 स्वास्थ्य कर्मी और आयुर्वेदिक सेवक निलंबित। कोविड केयर सेंटर की निगरानी पर उठ रहे सवाल। गोंगलई कोविड केयर सेंटर में चल रही थी पार्टी, सोशल मीडिया में जमकर हुआ वीडियो वायरल। नगरपालिका क्षेत्र के खाली प्लाटों में गंदगी का अंबार, कलेक्टर के आदेश का नहीं हो रहा है पालन। प्लॉट मालिकों पर नहीं हो रही है कार्यवाही, सफाई की ओर नहीं दे रही है नगरपालिका ध्यान। गंदगी से रहवासी परेशान, संक्रमण का सता रहा है भय। बाढ़ प्रभावितों को नहीं मिल रहा पर्याप्त मुआवजा, बाढ़ पीड़ितों ने मकान बनाने राशि देने की मांग। बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी का है मामला। बांध का पानी छोड़ने से हुई थी नुकसानी। 28 अगस्त को जिले में आई थी भीषण बाढ़। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोविड को लेकर प्रशासनिक अमला कितना गंभीर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि कोविड केयर सेंटर में मरीजों की देखभाल के लिए लगे कर्मचारी शराब और कबाब की पार्टी कर रहे हैं और अमला बेखबर है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में कोविड केयर सेंटर में तैनात कर्मचारियों का अपने साथियों के साथ शराब कबाब पार्टी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए वीडियो में नजर आ रहे 4 स्वास्थ्य कर्मियों सहित एक औषधालय सेवक को निलंबित कर दिया है। हालांकि इस मामले में कर्मचारियों के पार्टी मनाते नजर आ रहे अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए रखे गए 4 स्वास्थ्य कर्मियों की साथियों के साथ की गई शराब कबाब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के बाद CHMO डॉक्टर पंड्या ने 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया में कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए रखे गए स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ शराब और कबाब की पार्टी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बकायदा वीडियो बना रहे एक व्यक्ति अपने साथियों के नाम भी ले रहा है। लगभग 27 सेकंड के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह कोरोना केयर सेंटर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की देखभाल से ज्यादा अपनी देखभाल में मगन है और बेपरवाह होकर शराब और कबाब की पार्टी करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि यह वीडियो 15 अक्टूबर का है, जिसमें शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य लोग भी हैं। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ नजर आ रहे अन्य लोग संविदा पर सेंटर में रखे गए वार्ड बॉय और सफाई कर्मी हैं। हालांकि वीडियो के जारी होने के बाद केवल 4 स्वास्थ्य कर्मी पर ही निलंबन की गाज गिरी है, जबकि अन्य पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि सेंटर शासकीय प्रतिबंधित परिसर है, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही मनाही है। फिर कैसे बाहरी व्यक्ति वहां पहुंच गए? कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई बालाघाट में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रहे 4 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा छात्रावास परिसर में शराब पार्टी करने और शराब का सेवन कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने इसे गंभीरता से लिया है और 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र खैरी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोमाकांत नकपुरे, उप स्वास्थ्य केंद्र पाथरवाड़ा के स्वास्थ्य कार्यकर्ता नरेश बोहरे, उप स्वास्थ्य केंद्र नवेगांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता राजेंद्र तुर्कर और नगरीय परिवार कल्याण केंद्र जिला चिकित्सालय बालाघाट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता खेम सिंह सहारे की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन इन कर्मचारियों द्वारा गत दिवस कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में शराब पार्टी कर शराब का सेवन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में यह शिकायत सही पाई गई, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने इन 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट रखा गया है। वहीं इसी मामले में कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए शासकीय आयुर्वेद औषधालय पिपरझरी के औषधालय सहायक ललित यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। जांच में उसके भी शराब कबाब पार्टी में शामिल होने की शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत ने औषधालय सेवक ललित यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला आयुष विंग जिला चिकित्सालय बालाघाट रखा गया है। कोविड केयर सेंटर गोंगलई से सामने आए शराब कबाब पार्टी के बाद कोविड सेंटर की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया में जारी होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में कर्मचारी मौज मस्ती कर रहे थे। जिम्मेदारों की कोविड केयर सेंटर की निगरानी को लेकर भूमिका लापरवाही पूर्ण नजर आ रही है। यदि जिम्मेदार कभी कोविड केयर सेंटर जाकर औचक निरीक्षण करते तो संभवतः स्वास्थ्य विभाग की वीडियो से धूमिल होती छवि को रोका जा सकता था। सूत्रों की माने तो वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की जानकारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पता चली, जबकि कोविड केयर सेंटर में ऐसी पार्टी कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार होने की बात सूत्रों द्वारा पता चली है। सूत्रों की माने तो कोविड केयर सेंटर के पीछे फेंकी जाने वाली खाली शराब की बोतलें, डिस्पोजल ग्लास इसकी गवाह है। बहरहाल अब देखना है कि कोविड केयर सेंटर से स्वास्थ्य विभाग की कोविड को लेकर दिखाई गई लापरवाही के कारण जो वीडियो आया है, उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला कोविड केयर सेंटर में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने क्या कारगर कदम उठाता है। सर, ये गोंगलई में कोविड केयर सेंटर है सर, यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है सर, क्या मामला था पूरा? तो ये जो मामला है जो भी है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और बड़ी शर्मनाक बात है जो वहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है। और हम लोगों ने देख करके उसमें जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे 4, उनको तो सस्पेंड कर दिया है और जो ठेकेदार के कर्मचारी थे उनको ठेकेदार को नोटिस अभी दिया है कि उनको तत्काल सेवा से पृथक करें। और इसके अलावा एक कर्मचारी और आयुष विभाग का है, तो इसमें हम आयुष विभाग के अधिकारी को भी लेटर लिख रहे हैं कि इनको भी आवश्यक कार्य की जाए। सर, इसमें विभागीय जांच होगी या नहीं, अभी सीधे सस्पेंड कर दिया है। सर, इसमें एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, एफआईआर की भी। जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर दिन 30 से 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसमें नगर मुख्यालय के विभिन्न वार्डों से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखने का संदेश भी दिया जाता रहा है, लेकिन नगर के ज्यादातर वार्डों में पड़े खाली प्लॉटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के रहवासी काफी परेशान हैं। लेकिन प्लॉट मालिक द्वारा प्लॉट की सफाई नहीं करवाई जा रही है और नगर पालिका प्रशासन भी इन खाली प्लॉट के मालिकों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। गौरतलब हो कि रहवासी क्षेत्र में पड़े खाली प्लॉट मालिकों द्वारा प्लॉटों की सफाई नहीं करवाए जाने व प्लॉटों में गंदगी होने पर कलेक्टर द्वारा नगरपालिका प्रशासन को प्लॉट मालिक को नोटिस जारी करने आदेश दिया गया था, लेकिन नगरपालिका द्वारा प्लॉट मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से इन प्लाटों में बारिश व लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी साल भर जमा रहता है। खाली भूमि के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं होने से लोग कचरा भी फेंकते हैं, जिससे गंदगी रहती है। गंदगी के चलते स्थानीय रहवासी मच्छरों के आतंक व सुअरों से काफ़ी परेशान हैं। इन खाली प्लाटों में झाड़ियाँ उगाई हैं व दलदल बन गया है, जिससे जहरीले कीड़े व सांप के काटने का भय बना रहता है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि कई वर्षों से खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, लेकिन भूमि स्वामियों के द्वारा कभी सफाई नहीं की जाती है और न ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत नगरपालिका से करने के बाद भी सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न ही प्लाट मालिकों पर कार्यवाही की जा रही है। नगर के वार्ड क्रमांक 3 में निवासरत अंशुल श्रीवास्तव ने बताया कि खाली प्लॉटों की सफाई नहीं होने व पानी निकासी का साधन नहीं होने से इन जमीनों पर गंदा पानी भरा रहता है। अधिक बारिश होने से गंदा पानी घरों में घुस जाता है। गंदगी के चलते मच्छरों का आतंक होता है, जिससे संक्रामक बीमारी होने की आशंका रहती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जो भी भूमि स्वामी है उसको नोटिस भेजा जाए कि वह अपने प्लॉट की सफाई करे व आसपास बाउंड्री वॉल बनाए। यहाँ पर प्लाट में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है, क्या समस्या इससे यहाँ के रहवासियों को जाती है? बहुत सारी समस्या रहती है, जैसे खाली प्लॉट है, अभी रिसेंट में बारिश हुई थी, पूरा बारिश का पानी इधर घुस जाता है। अगर ये बाउंड्री वॉल रहे या फिर अच्छे से इसका जो भी मेंटेनेंस है वो रहे तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। मच्छर भी बहुत रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं है, देख सकते हैं पूरा कूड़ा कचरा सब यहीं पड़े रहता है, यहीं लाकर फेंक देते हैं। सामने नगर पालिका वालों की गाड़ी आती है, लेकिन वहाँ भी कचरा पड़ा ही रहता है, यहाँ से कोई उठाई नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश में होती है, बारिश में ही सबसे ज़्यादा मच्छर आते हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या तो यही मांग करते हैं कि जो भी भूस्वामी हैं यहाँ पर, जितने भी आसपास जितने भी खाली प्लॉट हैं, इन लोगों को नोटिस भेजा जाए कि वो अपने प्लॉट की साफ़ सफाई करें, उनको पूरा कवर करके रखें ताकि कोई दूसरे लोग उस पर आके कचरा।
वहीं वार्डवासी आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि रहवासी क्षेत्रों में खाली प्लॉटों में पड़ी गंदगी की ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। कलेक्टर ने भी सूचना जारी की थी कि जिनके खाली प्लॉटों में गंदगी पड़ी है वह सफाई करें व नगर पालिका को उनके खिलाफ नोटिस जारी करने निर्देश दिया था, लेकिन इस आदेश का अमल होते दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारी समस्या नहीं सुन रहा है। महामारी जैसी गंभीर बीमारी भी चल रही है, ऐसे में यहाँ गंदगी का पूरा जमावड़ा है, यहाँ पर सुअरों का जमावड़ा है। क्या लगता है आपको, इसमें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इस ओर? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यदि ध्यान देता तो आज साफ सफाई होती। पहले कलेक्टर का आदेश था, उनने एक सूचना जारी किया था कि जिसका भी प्लाट खाली पड़ा हुआ है वो अपने प्लाट की साफ़ सफाई करके रखे। ठीक है, उन्हें साफ़ सफाई नहीं की। दूसरी चीज़ ऐसा है कि यदि आप गंदगी रहेंगी तो जाहिर सी बीमारियाँ होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, और नगर पालिका ध्यान देती नहीं है। सप्ताह में एक बार आता है कचरा साफ उठाने वाला। देख सकते हैं आप नाली कितनी गंदी पड़ी हुई है यहाँ पर। क्या निकासी की भी यहाँ से व्यवस्था नहीं है? लोगों के निकासी का पानी इधर उधर से आकर खाली प्लाटों में जमा हो रहा है। प्लाट में जमा हो रहा है, प्लाट की तो छोड़िए, घर में जमा हो रहा है। प्लाटों का पानी जाता है घरों के अंदर, पूरा गंदा वाला। बताइए क्या मांग करेंगे अब? प्रशासन से क्या मांग कर सकते? प्रशासन सुनेगा तो मांग करेंगे ना। बताइए ना, बोले। अब बताइए, प्रशासन सुनता ही नहीं हमारी। अब यही मांग है कि कम से कम ये जो फ्लैट के जो मालिक लोग हैं, कम से कम उसको नोटिस भेजो, उनको बोले साफ सफाई रखे। ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत गंदी व्यवस्था है। जिले में अतिवृष्टि और बांध का पानी छोड़े जाने से 28 अगस्त को वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से नदी के समीप बसे निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ लोगों के जरूरी सामान भी खराब हो गए। लेकिन शासन प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को काफी कम मुआवजा दे रहा है। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि सरकार मकान निर्माण के लिए आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत करे। गौरतलब हो कि 28 अगस्त को नदियों में आई भीषण बाढ़ से जिले के कुछ गांवों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिससे कुछ लोगों के मकान धराशायी हो गए व कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों का सर्वे कर मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। जिसमें ग्राम कुम्हारी के बाढ़ प्रभावितों ने बताया कि नदी में बांध का पानी छोड़े जाने से बाढ़ का पानी घर में घुसने से कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और घरेलू सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसी को 3,000 तो किसी को 5,000 रुपये मुआवजा राशि दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित कुम्हारी निवासी जोहारी लाल बघेले ने बताया कि 26 साल बाद बाढ़ का पानी घुसा है, मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन सरकार द्वारा मुआवजा 3,000 रुपये ही दिया जा रहा है। इससे मकान बनने वाला भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुआवजा न देते हुए सरकार मकान बनाने पैसा दे, जिससे हम पक्का मकान बना लेंगे। उन्होंने कहा कि यह नुकसानी बारिश के पानी से नहीं, बांध का पानी छोड़ने से हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमारा मकान स्वीकृत नहीं हुआ है। भैया जी क्या है, ये 26 साल बाद बाढ़ आई इतनी, और 26 साल बाद हमारा मकान डूबा हुआ है। मकान हमारा जंजीर हो गया, मकान गिर भी गया एक साइड से। उसके बाद हमको सरकार 3,3200 रुपये दे रही है, जिससे हमारा मकान ना बनने वाला है। कुछ नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमें पैसा ना मिले मुआवजा, हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको मकान जारी किया जाए तो मकान बना लेंगे, पक्का मकान बना लेंगे, मजबूत बना लेंगे। और पानी जो हुआ है बारिश के पानी से कुछ नहीं हुआ, ये तो बांधों के पानी से नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम ही नहीं है हमारा लिस्ट में। क्यों है ही नहीं है जी। अब दोबारा जोड़ देंगे बोल रहे हैं सरपंच साहब वगैरह ने। अभी तक के जुड़ा कि अभी नवंबर में जुड़ेगा, निकलेगा बोले, अपडेट का चालू होगी तो बोले अब जोड़ेंगे। अब बोले अभी नहीं है वर्तमान। अभी तो 60 मकान आया हमारे यहाँ, लेकिन बाढ़ पीड़ित वाले का मकान नहीं है। बाढ़ प्रभावित खेलनबाई बागड़े ने बताया कि बाढ़ के पानी से मकान की दीवार गिर गई है और काफी नुकसानी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पंचायत द्वारा भी कोई सहायता नहीं की गई है। बाढ़ आई थी सर, पूरा दीवार गिर गई है, पीछे की भी शटन भी पूरा ये होगा, 1.5 फीट पानी अंदर घुस गया। रहने की स्थिति नहीं है। हम लोग के 5,000 रुपये दिए हैं, 5,000 ना देते हुए मकान का दे देना था। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या है सर, अब किलो 2-4 किलो चावल रहते वो भी नुकसान हुआ। खाने की स्थिति नहीं। वो पुराना सरपंच था, उनके घर रहे, उनने दिए खाने पीने का 8-15 दिन का। यहाँ के सरपंच ने कुछ नहीं दिया, और राजा लीला रे भैया आए थे, उनने दिए 2-3 दिन पहले चावल। अब कमा रहे और खा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित राजेश कुमार ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी घुसने से घर में पानी भर गया था, जिससे दीवार भी गिर गई और अभी भी घर के अंदर जमीन गीली है। प्रशासन द्वारा 5,000 रुपये मुआवजा दिया गया है,
लेकिन हमें मकान बनाने के लिए पर्याप्त राशि दी जाए। बाढ़ आई थी, बाढ़ के पानी में घुस गया, दीवार खसल गई है। अभी भी मकान ठीक से सूखा नहीं है, गीला है। कितना मुआवजा मिला? 5,000 कितना मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए, मकान के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो बहुत। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला पुलिस बालाघाट के द्वारा 21 अक्टूबर को शहीद स्मारक स्थल रक्षित केंद्र बालाघाट में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पुलिस और जन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। परेड और शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव का आगमन सुबह 9 बजे होगा। 9:15 बजे परेड प्रारंभ, शहीद नामावली सूची पाठन, सलामी, श्रद्धांजलि व 10 बजे अधिकारी व अतिथियों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलिस बैंड पार्टी के द्वारा देशभक्ति गीत पश्चात अतिथियों के हाथों शहीद परिजनों का सम्मान शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों व सभी से कोविड-19 के नियमों व सावधानियों का पालन करते हुए समय पर पहुंचने की अपील की है। आदिशक्ति मां जगत जननी की पूजा आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। दूसरे दिन रविवार को माता रानी के 9 स्वरूपों में ब्रह्मचारिणी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष सार्वजनिक समितियों द्वारा भी हर वर्ष की अपेक्षा माता रानी की छोटी प्रतिमा स्थापित की गई है और पंडाल भी छोटे ही बनाए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक माता रानी की पूजा आराधना की जा रही है। गौरतलब हो कि नगर के विभिन्न वार्डों में माता रानी की आकर्षक मनोहारी प्रतिमा विराजित की गई है और सार्वजनिक समितियों के द्वारा माता रानी के दरबार की आकर्षक सजावट की जा रही है। सुबह शाम माता रानी की आरती व जयकारों एवं देवी गीत की गूंज से पूरा वातावरण माता रानी की भक्ति से सराबोर हो उठा है। श्रद्धालुओं द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी की पूजा आराधना की जा रही है। आइए दिखाते हैं नगर में विराजित माता रानी की प्रतिमा की झलकियां। नगर के वार्ड नंबर 33 वैनगंगा दुर्गा उत्सव समिति गायखुरी दुर्गा चौक में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा, वार्ड नंबर 22 में ज्ञानार्जन दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विराजित माता रानी की प्रतिमा, वार्ड नंबर 19 मित्र बंधु दुर्गा उत्सव समिति आजाद चौक, वार्ड नंबर 18 सर्किट हाउस रोड स्थित नव दुर्गा उत्सव समिति, झांसी रानी चौक जनजागृति दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विराजित माता रानी की प्रतिमा, महावीर चौक में विराजित प्रतिमा व सराफा बाजार में विराजित प्रतिमा। अठारह अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से दोपहर 3:45 तक कोविड-19 पर कलेक्टर बालाघाट दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से फोन इन कार्यक्रम पर सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन बीटीवी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप मोबाइल क्रमांक 9424087778 पर कॉल कर सकते हैं और कोविड से जुड़े सीधे प्रश्न कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9424087778। कार्यक्रम का प्रसारण 18 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे बीटीवी न्यूज चैनल पर किया जाएगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632922017। मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी शुरू हो चुका है, जिसका आगाज रविवार को चांद के दीदार के साथ हुआ।
जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसमें नात ख्वानी, दर्स-ए-कुरान, फातिहा, मिलाद सहित अन्य कार्यक्रम कराए जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कराए जाने की बात समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि जश्न ईद मिलादुन्नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश पर मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसकी आमद पर मुस्लिम समाज द्वारा भव्य रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। वहीं शहर में जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते तमाम तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा शासन की गाइडलाइंस के तहत कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने की बात कही गई है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शहर काजी मौलाना हबीब नूरी ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के महीने की 12 तारीख को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, जो पूरे मुल्क और दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, जिन पर कुरान नाजिल हुआ था और उनका अनुसरण पूरी दुनिया में किया जाता है। उन्होंने ईद मिलादुन्नबी के इस अवसर पर सामाजिक बंधुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन किए जाने की अपील की है। आपने सिखाया और अमन शांति का पैगाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ की ज़िंदगी की तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया इंसानियत को मिलजुल कर और एक साथ रहकर अमन शांति, सुकून और भाईचारगी के साथ में ज़िंदगी बसर करने के हुक्म और आदेश दिए हैं। ये महीना ख़ासकर अमन शांति, सुकून, इत्मीनान और भाईचारगी का महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खाकदानी गीती पे आने का मकसद भी यही था कि आपने रहमतुल लिल आलमीन होने की हैसियत से आपने सबको इत्मीनान और भाईचारगी और यकजहती के साथ में ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है। ये महीने की बड़ी बरकतें हैं और हम तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस मध्य प्रदेश और ख़ासकर हमारे ज़िले वासियों को हम इस महीने के नए चाँद की मुबारकबादी देते हुए ये कहना चाहेंगे कि इस महीने को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक अमन सुकून से, भाईचारगी से गुजारें और इस महीने में आने वाले जो अय्याम है उसमें अपने घरों में, अपने महल्लों में, अपने इलाक़ों में, अपनी मसाजिद में, अपने मदारिस में चिरागा करके और खुशी का इजहार करें और किसी भी तरीके से ख़ासकर जो हमारा मुल्क और हमारा प्रदेश और ख़ासकर हमारा ज़िला जिस वायरस से गुज़र रहा है और इससे हमको अपने आप को और अपने इलाक़े को, अपने दोस्त अहबाब और अपने अहल वयाल को बचाना लाजिम और ज़रूरी भी है। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर शेख सुभान मुन्ना मंसूरी ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जो कम लोगों की उपस्थिति में संपन्न किए जाएंगे। वहीं शहर में साज सज्जा और जुलूस मोहम्मदी का आयोजन शासन की परमिशन के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने आवाम से कोविड-19 के नियम और शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। जी, सबसे पहले तो मैं आज रबीउल अव्वल शरीफ का जो चांद नज़र आया है उसके लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज चांद दिख चुका है, उस हिसाब से 30 तारीख की इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएंगी। और ईद मिलादुन्नबी जो इस बार मनाई जाने वाली है, शांति समिति की मीटिंग में उस दिन ये बात हुई थी कि चल समारोह की किसी तरह की परमिशन नहीं दी जाएंगी, तो फिर भी हम 1-2 दिन के अंदर सभी मस्जिदों के इमाम और प्रेसिडेंट और जो हमारे कौम के ज़िम्मेदार लोग हैं उनके साथ में बैठ कर के एक मीटिंग लेंगे और जुलूस के लिए फिर जो भी फैसला होगा इसके बारे में आगे आपको भी आपके माध्यम से बताया जाएगा। मस्जिद कमेटी द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इस दौरान? मस्जिद कमेटी की जानिब से प्रोग्राम तो वैसे बहुत सारे होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में सिर्फ बाद नमाज इशा मुख्तसर लोगों में 12 दिन तक मिलाद होंगी। उसमें बहुत मुख्तसर लोग 10, 12, 15 लोगों के बीच में ही वो मिलाद शरीफ होंगी और मस्जिदों में थोड़ी बहुत सजावट की जाएंगी। और जैसा कि शहरों में भी जो सजावट होती है, तो इस बार ऐसा लग रहा है हमको कि सजावट थोड़ा
कम देखने में मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि सजावट की भी परमिशन नहीं दी जाएंगी। 17 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 37 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 17 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1725 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1416 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 287 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 36 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के शारदा नगर के 2 मरीज, सरेखा का 1 मरीज, बूढ़ी के 2 मरीज, जिला जेल का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम मानपुर के 2 मरीज, पनबिहरी के 2 मरीज, गर्रा के 2 मरीज, बोरी का 1 मरीज, किरनापुर का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम तुमाड़ी के 4 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम नवेगांव के 2 मरीज, खैरलांजी का 1 मरीज, लांजी के सुंदर टोला का 1 मरीज, बोनकट्टा के 6 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम कोसमी के 2 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया का 1 मरीज, चिचगांव के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 8 के 2 मरीज एवं वार्ड क्रमांक 10 का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट, बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 110 बेड मरीजों से भरे हैं। नवरात्र पर्व के प्रारंभ होते ही दशहरा आयोजन समिति की आवश्यक बैठक स्थानीय बड़ा श्रीराम मंदिर में शनिवार की रात्रि में आयोजन समिति अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में नवरात्रि पर्व पर दशहरे के अवसर पर आयोजित होने वाले चल समारोह के संबंध में विचार विमर्श किया गया और अंततः शासन के निर्देशों के अनुरूप ही दशहरा समारोह मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। पिछले 7 महीनों से कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासन द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके तहत नवरात्रि पर्व को लेकर भी केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार नवरात्रि पर्व पर दशहरा के अवसर पर चल समारोह व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जिस पर बैठक में सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष चल समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं रावण दहन अवश्य होगा, लेकिन रावण की ऊंचाई लगभग 10 फीट ही रखी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि दशहरे के दिन बड़े श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण व हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद रथ पर सवार कर उन्हें दशहरा मैदान रानी अवंतीबाई स्टेडियम ले जाया जाएगा, जहां पर थोड़ी बहुत आतिशबाजी के बाद रावण का दहन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम के दौरान शासन की गाइडलाइन व निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर शुभारंभ पर आज राम मंदिर में दशहरा आयोजन समिति की बैठक हुई और बैठक में सभी हमारे पदाधिकारी समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए और इसमें यह तय हुआ कि इस बार चूँकि कोरोना महामारी से पूरा विश्व रुका हुआ है, पूरा भारत रुका हुआ है और कोई ऐसी परिस्थिति ना बने, इसके लिए तय किया गया इस बार चल समारोह जो है उसको निरस्त कर दिया गया है और मात्र यह है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं और भगवान श्री राम जी की जो झांकी बनी है उसके द्वारा यहाँ पर राम मंदिर में पूजा पाठ किया जाएगा और उसके बाद जो दशहरा मैदान है वहाँ पर प्रतीक के स्वरूप जो रावण बनाया जाएगा 6 फीट का प्रतीक के स्वरूप छोटा सा और उसका वहाँ पर समिति के पदाधिकारी और हमारा जो झांकी के स्वरूप में भगवान श्री राम के द्वारा दहन किया जाएगा। आयोजित की गई बैठक में विधायक प्रदीप जायसवाल के अलावा जुगल किशोर खंडेलवाल, श्रीराम सोहाने, वीरेंद्र सोहाने, राजेंद्र कोहाड़, संजय सिंह कछवाहा, रवि अग्रवाल, विनय सुराना, संदीप मिश्रा, विक्की एडे, सोनू जायसवाल, सोनू सोहाने, अनीश मिश्रा, गुड्डू बाठिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 12 स्थित आदिशक्ति जगत जननी मां शीतला मंदिर में ज्योति कलशों की स्थापना बड़े ही भक्तिभाव के साथ की गई। बता दें कि पूरे 9 दिनों तक अलग अलग दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना हिंदू धर्मावलंबी करते हैं। वहीं भक्तगण माता रानी से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्वारे और कलश भी स्थापित करते हैं।
जानकारी देते हुए नगर के वार्ड नंबर 12 में स्थित श्री शीतला माता मंदिर के पुजारी विनय भवरे ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर को 291 मनोकामना कलश स्थापित व ज्वारे बोए गए हैं। वहीं प्रतिदिन सुबह रात 8:30 बजे आरती होगी। उन्होंने बताया कि यह शीतला माता मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी यहां भक्तगण माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। इस वर्ष मंदिर में महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से भी मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। कितने वर्ष पुराना मंदिर है और क्या आता है? 500 साल पुराना मंदिर। कैसे हुआ था ये मंदिर का निर्माण? मंदिर का निर्माण पहले झोपड़ी थी, यहाँ पीपल का झाड़ था बहुत बड़ा, छोटी सी मड़िया थी पहले। क्या आस्था है मंदिर की? कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं? बम्बई के भी कलश है, पुणे के भी कलश है, बाहर के कलश आते हैं। कुल कितने कलश स्थापना किए गए इस वर्ष? 291। आप कितनी पीढ़ी से देख रेख कर रहे हैं इस मंदिर की? हमारी 5वीं पीढ़ी चालू है। श्री शीतला माता मंदिर के पुजारी विनय भवरे ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है। लगभग 5 पीढ़ियों से शीतला माता की सेवा करते आ रहे हैं। यह मंदिर छोटी सी कबीलों की झोपड़ी में था, जिसके बाद भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर नगर की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। माता रानी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इस वर्ष कोरोना को देखते हुए शासन के पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है व इस वर्ष कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम वर्मा का रविवार 18 अक्टूबर की सुबह निधन हो गया। जिला चिकित्सालय बालाघाट में उपचार के दौरान डॉक्टर राम वर्मा ने अपनी अंतिम सांसें ली। बताया जा रहा है कि गत शनिवार की देर रात्रि में तबीयत खराब हो जाने पर डॉक्टर वर्मा को नगर के एक निजी चिकित्सक के यहां उपचार के लिए ले जाया गया था, जिन्होंने उन्हें बेहतर उपचार के लिए बालाघाट भिजवा दिया। जहां डॉक्टर श्रीवास्तव के नर्सिंग होम में चिकित्सक द्वारा जांच करने ब्लड प्रेशर बेहद कम होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया गया। जहां उपचार के दौरान डॉक्टर वर्मा को हार्ट अटैक आने और शुगर अधिक होने की बात सामने आई, जिस पर चिकित्सक द्वारा उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन 18 अक्टूबर की प्रातः डॉक्टर राम वर्मा का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों द्वारा डॉक्टर वर्मा की देह को वारासिवनी लाकर उनके निवास पर रखा गया, जहां उनके साथियों, कांग्रेसजनों व परिजनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी अंतिम यात्रा गृह निवास से दोपहर लगभग 1:30 बजे निकाली गई, जो स्थानीय मोक्षधाम में पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर खनिज निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, स्वप्निल डोंगरे, निरंजन बिसेन, विवेक पटेल, विनय सुराना, छोटू ठाकरे, आलोक खरे, संजय जैन, आनंद बिसेन, सुनील जायसवाल, शैलेंद्र तिवारी सहित सैकड़ों शुभचिंतकों ने मोक्षधाम में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीटीवी की नन्ही दर्शिका हर्षिका पीकू कोरे का 19 अक्टूबर को 9वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा सुनील, मम्मी संगीता, दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, मामा और समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हर्षिका। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड केयर सेंटर में शराब पार्टी करने का मामले में 4 स्वास्थ्य कर्मी और आयुर्वेदिक सेवक निलंबित। कोविड केयर सेंटर की निगरानी पर उठ रहे सवाल। गोंगलई कोविड केयर सेंटर में चल रही थी पार्टी, सोशल मीडिया में जमकर हुआ वीडियो वायरल। नगर पालिका क्षेत्र के खाली प्लाटों में गंदगी का अंबार, कलेक्टर के आदेश का नहीं हो रहा है पालन। प्लॉट मालिकों पर नहीं हो रही है कार्यवाही, सफाई की ओर नहीं दे रही है नगर पालिका ध्यान। गंदगी से रहवासी परेशान, संक्रमण का सता रहा है भय। बाढ़ प्रभावितों को नहीं मिल रहा पर्याप्त मुआवजा, बाढ़ पीड़ितों ने मकान बनाने राशि देने की मांग। बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी का है मामला, बांध का पानी छोड़ने से हुई थी नुकसानी। 28 अगस्त को जिले में आई थी भीषण बाढ़। ये
थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।